बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो पहले हम जो पढ़ रहे थे, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। आप लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स सीखी थी, 8 जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स थी एंजाइम्स की। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। कि बेसिकली वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, वो जो है रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। इसके अलावा जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है वो क्या कर रही थी, स्पीड अप कर सकती है रिएक्शन रेट को, और वो स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा दे आर सेंसिटिव टू द पीएच, टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन। और इसके अलावा वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या कर रहे होते हैं, लो कर रहे होते हैं। आज हम जो नेक्स्ट जो है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे वो है कि बेसिकली क्या होता है कि अब ये आपका येलो बॉक्स है, तो इसमें उन्होंने बताया कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी अगर वो एक्टिव फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ हों तो वो बॉडी को ही क्या करते हैं, नुकसान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो हमेशा जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ होते हैं। जैसे कि पेप्सिन आपको पता है कि वो वाला एंजाइम है जो कि हमारे स्टमक में से जो है वो रिलीज़ हो रहा था। बेसिकली ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और अब होता क्या है कि अगर ये पेप्सिन जो है ये मतलब अपनी एक्टिव इसी फॉर्म में, पेप्सिन की फॉर्म में स्टमक में से रिलीज़ होगा, तो ये क्या करेगा, जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसीलिए ये क्या होता है, हमेशा स्टमक के अंदर जब हम कहते हैं कि प्रोटीन फूड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है, स्टमक के अंदर इंटर होती है, तो हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है उसमें जो पेप्सिन होता है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है, और उस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं पेप्सिनोजिन। अब ये पेप्सिनोजिन जो है HCl जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है, आपको ये गैस्ट्रिक जूस क्या है, आपको पता है कि आपके स्टमक के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है जिसमें HCl होता है, जिसमें पेप्सिन होता है, और जिसमें क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, अब ये जो HCl होता है ये क्या करता है, वैसे तो एक तो फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको किल करता है, और साथ में ये क्या करता है, पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन। तो ये उसी वक्त जो ही ये रिलीज़ होता है पेप्सिनोजिन, उसी वक्त ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर। ये अपनी एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होता, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और ये तभी कन्वर्ट होगा पेप्सिन में जब फूड जो है ना वो क्या होगी, प्रोटीनिशियस फूड जो है वो स्टमक के अंदर मौजूद होगी तभी, अदरवाइज़ ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम, जिसको हम कैटालाइसिस भी कहते हैं, कि एंजाइम कैसे जो है ना वो वर्क करता है, कैसे वो किसी रिएक्शन को क्या करेगा, कैटालाइज करेगा। अब हम जब एंजाइम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एंजाइम बेसिकली क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ठीक है, पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें प्रोटीन है बेसिकली, तो इसमें क्या होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, और अमाइनो एसिड का इस तरह से सीक्वेंस होगा कि इन्होंने इस तरह से अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होंगे कि उन्होंने एक 3 डायमेंशनल जो है वो प्रोटीन बनाई होती है। अब हर एंजाइम जो है उसकी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और उसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को के वजह से ये क्या करता है कि स्पेसिफिक मालिक्यूल के साथ जो है वो बाइंडिंग करता है, और वो जो स्पेसिफिक मालिक्यूल होता है जिसको कन्वर्ट करता है ये प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो मतलब आपने कल जैसे पढ़ा था कि रिएक्टेंट होता है एक जो है ना वो रिएक्टेंट मालिक्यूल होता है, तो इसी तरह से हम उसी को हम क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। कि ये जो एंजाइम होता है वो स्पेशल एक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट जो है वो बोलेंगे। अच्छा, अब ये जो एंजाइम होता है जब ये रिएक्ट करता है अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, आपको अगर याद हो तो कल आपने करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, अभी मैंने रिवाइज भी की है कि हर एंजाइम जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन है, प्रोटीएज है, लिपिड की डाइजेशन के लिए लाइपेज है, स्टार्च की डाइजेशन के लिए अमाइलेज है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्यों है, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो वैसी ही होती है जैसे कि किसकी होती है, सबस्ट्रेट की होती है, जिसकी वजह से ये दोनों अपने आप जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। रिकॉग्निशन होता है, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज़ करता है और उसके साथ क्या कर लेता है, बाइंडिंग जो है वो कर लेता है। तो जब बाइंडिंग हो जाती है तो फिर क्या करता है, एंजाइम जो है कैटालाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है, और उससे क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एंजाइम होगा वो अनअल्टर्ड फॉर्म में क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है उस रिएक्शन से, मतलब उससे प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाती है और वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर वही एंजाइम जो है वो बार बार आप जो है ना आपके केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज़ हो रहा होता है। अब हम देखते हैं, जैसे कि आपने ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, ये बात याद रखनी है कि
इमीडिएटली जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा तो फौरी तौर पे प्रोडक्ट नहीं बनेगी, बल्कि दोनों का जब कंबाइन होते हैं तो जो दोनों का कम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स बना है, ES कम्प्लेक्स कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर एंजाइम सेपरेट हो जाता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये अगर मैं आपको पीछे एक डायग्राम दिखाऊं तो आपको ये होगा, ये जैसे ये जो दरमियान वाला है इस डायग्राम के अंदर पहले कोफैक्टर जैसे वो बता रहे हैं सबस्ट्रेट आया, ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट और कोफैक्टर और एंजाइम तीनों चीज़ें आपस में अटैच है तो ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज़ कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये भी कल मैं वैसे आपको बता चुकी कि बाज़ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वन स्टेप नहीं होते, मतलब कि ये नहीं होता कि बस ए ने डायरेक्टली कन्वर्ट होना है बी के अंदर, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि वो कंसिस्ट करते हैं मल्टीपल जो है ना वो केमिकल रिएक्शन पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, मतलब उनमें एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो होते हैं, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट जो बनती है वो नज़र आती है। जैसे ए पहले कन्वर्ट होगा बी में, बी सी में, सी डी में, डी ई में, और ई हमारी क्या होगी, फाइनल प्रोडक्ट। मतलब ए ने ई के अंदर कन्वर्ट होना है लेकिन उसको ई में कन्वर्ट होने से पहले पहले बी में कन्वर्ट होना पड़ता है, फिर सी में, फिर डी में। मतलब अगर आप देखें तो ये पूरा जैसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज की जो है वो क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स के अंदर, जिसमें प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये इसमें जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे थे। अब हर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको क्या कर रहा था, एक अलग से एंजाइम जो है वो क्या कर रहा था, कैटालाइज कर रहा था उस प्रोसेस को, ठीक है। अब और वो एक तरतीब से चलते हैं, मतलब जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट ए को बी में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एंजाइम जो है वो बी को सी में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि बी और को सी में कन्वर्ट करने के लिए एक और एंजाइम जो है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। मतलब एक एंजाइम ने कोई रिएक्शन कैटालाइज किया, उससे एक प्रोडक्ट बनी, फिर वो एंजाइम उस प्रोडक्ट को दूसरे एंजाइम के हैंड ओवर कर देता है, भाई लो ये कि अब तुम्हारा काम शुरू है, तुम इस जो है ना प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल करो। इस तरह से जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है पाथवे में जो है वो बनती हैं, और एंजाइम एक स्टेप जो है ना प्रोडक्ट को नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड करता है, फिर नेक्स्ट एंजाइम उसको नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा। इस तरह से वो जो है चलता रहता है। अब अगर आप ये नीचे डायग्राम देखें तो आपको ये भी आपका येलो बॉक्स है, अगर आप नीचे आप ये डायग्राम देखें तो आपको क्लियरली ये जो है ना वो होगा। सबसे पहले देखें हमारे पास आ रहा है इनिशियल सबस्ट्रेट ए है, फाइनल प्रोडक्ट हमारी है ई। अब ये क्या है, एक वो वाला केमिकल रिएक्शन है जिसने क्या होना है, एक मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करना। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है कि जिसमें मतलब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। इसकी एग्जांपल रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है। अब देखें ए ने कन्वर्ट होना है ई के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि ए जो है वो डायरेक्टली क्या होगा, ई के अंदर कन्वर्ट होगा, बल्कि क्या होगा, पहले ए जो है वो कन्वर्ट होगा बी के अंदर और इसको कैटालाइज करेगा एंजाइम 1, फिर बी वैसे तो प्रोडक्ट है ए की, लेकिन एंजाइम 2 इसको इस्तेमाल करेगा एज ए सबस्ट्रेट के तौर पे और उसको कन्वर्ट करेगा सी के अंदर। अब सी जो कि बी की प्रोडक्ट है बाय द एंजाइम 2, बट नाउ दिस इज़ यूज एज अ substrate by enzyme 3 and it is converted into जो product D. Now product D which is now used as a substrate by the enzyme 4 and it is converted into the E, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे। अब दूसरी बात ये है, अब अगर आप नीचे इसमें देखें, ये तो आपको मेटाबॉलिक पाथवे की समझ आ गई होगी, और ये जो दरमियानी सब्सटेंस होते हैं इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट सब्सटेंस। इंटरमीडिएट का मतलब भी क्या होता है, जो दरमियान में आता है, ठीक है। अब एक और बात, ये आपने देखा होगा एक एरो जा रहा है ए से ये एंजाइम 4 की तरफ, ठीक है। आप ये क्या है, इसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है प्रीकर्सर एक्टिवेशन। प्रीकर्सर एक्टिवेशन मतलब क्या है, प्रीकर्सर होगा, ठीक है। मतलब ए जो है वो मौजूद होगा तभी एंजाइम 4 जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और वो जो है कन्वर्ट करेगा डी को ई के अंदर। मतलब ए का होना मस्ट है, ठीक है, अदरवाइज रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। अब मतलब ए जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है और वो क्या करता है, एंजाइम 4 तभी जो है वो प्रोसीड करता है और फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास जो हैं वो आती रहती हैं। अब अगर आप ऊपर देखें, ई के ऊपर एक और एरो जा रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है फीडबैक इनहिबिशन। अगर ई
हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी तादाद नंबर उसका बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। फ़र्ज़ करें सेल में हमें ई चाहिए था तो ई प्रोड्यूस हो रहा है। अब ई क्या है, जो है ना, ई हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। ई अब हमें ई की ज़रूरत नहीं है, तो ई जो है वो एक इनहिबिटर के तौर पे भी एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, रोक देगा इंजाइम 1 को। जब ये इंजाइम 1 को रोकेगा, खुद देखें, जब इंजाइम 1 रुक जाएगा मतलब ये फंक्शन नहीं करेगा तो ना तो बी बनेगा, ना ही बी से सी, ना ही सी से डी, ना ही डी से ई, मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप होगा। इसको हम कह रहे हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, जब वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें अपने ही प्रोसेस की, अपने ही रिएक्शन की जो आउटपुट होती है वो क्या कर रही होती है, अपने रिएक्शन को या तो स्टॉप कर रही होती है या उसको क्या कर रही होती है, स्पीड बढ़ा रही होती है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक भी होता है, और ये फीडबैक इनहिबिशन है कि मतलब ये इसमें फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इनिशियल एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, रोक रही है, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन रही। और प्रिकर्सर को आपको पता है, ये प्रिकर्सर एक्टिवेशन जो स्टार्टिंग होता है, जो स्टार्ट करता है किसी भी जो है रिएक्शन को, तो ए जो है वो क्या होगा, जब होगा ए तभी जो है वो सारे रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, सारे एंजाइम्स काम करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट ई जो है वो मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक, जब हम एंजाइम की बात करते हैं और हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं, तो बेसिकली ये दोनों जहाँ पे हम कह रहे हैं बाइंड हो रहे हैं, तो इनमें दोनों में क्या होता है, चार्ज बीरिंग साइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। हमारे जो एंजाइम के पास जो चार्ज बीरिंग साइट है, चार्ज कैसे बीरिंग साइट्स हैं, हमारे एंजाइम के अंदर क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड के ऊपर डिफरेंट जो हैं वो ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं तो उनमें क्या है, डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो वाले अमाइनो एसिड जो कि खास रीजन पे मौजूद हैं, जिन्होंने सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग करनी है, उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। इसी के थ्रू क्या करेगा, ये वो चार्ज बीरिंग साइट होती है, मतलब यहाँ पे जो है चार्जेस मौजूद होंगे और इन्हीं चार्जेस से वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट भी तो मॉलिक्यूल है तो उनके साथ आपस में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अब आपको पता है कि ये जो चार्ज और शेप होती है एक्टिव साइट की, ये किस वजह से हो रही है, अमाइनो एसिड की वजह से हो रही है, ठीक है। और जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में मौजूद है, ये कल मैंने आपको बताया था। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, एक दूसरे के, उसको क्या कहते हैं, करीब जो हैं वो मौजूद होते हैं, और इस तरह से उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग की होती है, क्वाइलिंग की होती है उन पॉलीपेप्टाइड चेन ने, कि जिसकी वजह से वो जो है ना एंजाइम, उसकी ग्लोब्यूलर जो शेप होती है वो मेंटेन रहती है, ठीक, समझ आई है क्या। माइंड में सीधी ये बात रखें, सिंपल, कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, सीधी चेन है, उस चेन ने अपने ऊपर मोड़ तोड़ के, ठीक है, क्वाइल कर करके, जैसे वो टेलीफोन की, जैसे मैंने वायर की एग्जांपल दी कि आप उसको ऐसे मोड़ें और उसका एक गोल सा बाल सब कर देना, ठीक है। तो वो जो टेलीफोन की वायर है वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। वही पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर रैप हो रही है, उसको फोल्ड हो रही है, और वो क्या बना रही है, एक अमाइनो एसिड का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना रही है। अब उसमें से कोई एक खास जगह जो है वो क्या कहलाएगी, उसकी एक्टिव साइट कहलाएगी, उस पर भी क्या होंगे, अमाइनो एसिड मौजूद होंगे, और वो अमाइनो एसिड जो है वो क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होंगे। नीचे जैसे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड हो रहा है एक्टिव साइट के साथ। अब अगर आप देखें स्पेसिफिसिटी एंजाइम की, देखें कि जैसी ही एंजाइम की शेप है वैसा ही उसके साथ सबस्ट्रेट आ गया। अब अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट होता, मतलब अगर आप कर लें इसको गोल होता, ठीक है, ये जो नीचे उसके नॉब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ठीक है, इसको अगर आप गोल कर लें, लेकिन एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है, चकोर है, तो वो इसके अंदर फिट नहीं आ सकना था, ठीक है। ये इनकी क्या है, स्पेसिफिसिटी है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो है रिकॉग्निशन के सेम होती है। अब एक्टिव साइट है, ये देखें बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और उसके बाद क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, और एंजाइम जो है वो दोबारा से यूज़ करने के काबिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब जो एक्टिव साइट है उसमें दो रीजन्स होते हैं एक्टिव साइट के अंदर, एक होता है बाइंडिंग रीजन या बाइंडिंग साइट, और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। अब जो बाइंडिंग साइट होती है उसका काम क्या होता है कि वो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज़ करती है, मतलब जैसे कि मैं कह रही हूँ कि बाइंडिंग साइट अगर चकोर है, ठीक है, तो वो अगर कोई सबस्ट्रेट चकोर शक्ल वाला आ रहा है तो वो उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी, हाँ भाई यही है, यही वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ मुझे जो है ना वो क्या करना है, जिसको अपने साथ मैंने बाइंड करना है, ठीक है। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्नाइज़ करना और बाइंड करना, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। अब जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो दूसरी जो साइट है कैटालिटिक साइट, उसका काम स्टार्ट होता है कि उसने क्या करना होता है, उसने उस सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करना होता है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अगर तो सही सबस्ट्रेट आके सही एंजाइम की जगह पे आके अटैच हुआ तो क्या होगा, वो जो कैटालिटिक
जो साइट है वो एक्टिवेट हो जाएगी। वो एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या करेगी, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेगी। अब जब ऐसा हो जाता है, ठीक है, कैटालाइसिस का प्रोसेस हो जाता है, तो इंजाइम प्रोडक्ट्स तो बन गई, प्रोडक्ट्स अलग हो गई, तो इंजाइम जो है वो अनचेंज होता है और दोबारा से क्या हो जाता है, फ़र्क के लिए तैयार हो जाता है। और इस सारे प्रोसेस के लिए इंजाइम को एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है। पीछे भी आपने पढ़ा था कि जितने भी इंजाइम हैं वो एक्वस मीडिया के अंदर वर्क करते हैं। अच्छा, आप हमारे पास आता है 18 इसके कुछ मॉडल हैं कि इसका भाई कि कैसा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये जो है सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो मॉडल प्रेजेंट किए। उनमें से जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो मॉडल हैं वो दो हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, वो हम देखेंगे भी। जैसा कि 1890 के अंदर इमल फिशर जो है उसने एक लॉक एंड की मॉडल प्रपोज़ किया था, जिसमें उसने देखा क्या था कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इस मॉडल के मुताबिक उसने क्या हुआ था, कहा था कि जैसे हम कोई ताला वगैरह खोलते हैं तो उसके लिए हमें एक ख़ास चाबी की ज़रूरत होती है। अगर आपने देखा हो तो कि चाबी की शेप जो है और वो ताले की जो अंदर शेप होती है तो वो सेम होगी, तभी जो है ताला जो है उस चाबी जो है उस ताले के अंदर फिक्स होगी और वो क्या करेगा, लॉक ओपन होगी। वो उसने कहा था कि इसी तरह से जब सबस्ट्रेट की जो शेप है वो एक्टिव साइट की शेप की तरह होगी, तभी जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा और तभी रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी। मतलब उसने कहा था एक्टिव साइट इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर है, उसी जैसा स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का होगा तभी वो उसके अंदर क्या आएगी, फिट आएगी और तभी जो है वो कैटालाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब उसने कहा था कि एक्टिव साइड जो है, इमल फिशर ने कहा था एक्टिव साइड कोई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कोई भी लचक वगैरह नहीं होती है और बस भाई वो एक सांचे के तौर पे एक्ट करती है, टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करती है। टेम्पलेट हम सांचे के तौर पे कहते हैं, जैसे हम जो है ना वो केक बनाते हैं, ठीक है, तो जैसा हम सांचा इस्तेमाल करते हैं, हम कोई बर्फ़ जमा रहे हैं तो जैसे सांचे में हम पानी डालेंगे तो उसी सांचे की वो जो है जैसी बर्फ़ बनेगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह का वो होगा एंजाइम की एक्टिव साइट होगी वैसा ही सबस्ट्रेट होगा, तभी उन दोनों में आपस में क्या होगी, बाइंडिंग होगी। लेकिन बाद में रिसर्चेज होती गई तो उन्होंने इस मॉडल को जो है वो सपोर्ट नहीं किया, नए रिसर्च की गई, नए जो है वो एविडेंसेस लाए गए और उसमें कोशलैंड ने 1959 में एक मॉडिफाइड फॉर्म जो है ना वो प्रेजेंट की कि कैसे इंटरेक्शन होता है। उसने इस मॉडल को नाम दिया इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। उसने कहा कि जब जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ कंबाइन होता है ना, ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस को इंड्यूस करता है। इंड्यूस करना होता है उभारना, ठीक है, मतलब तरगीब देता है कि भाई जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो है ना हमारी एक्टिव साइट जो है वो चकोर है, ठीक है, वो चकोर सी है, जबकि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो हमारा त्रिकोण शेप में, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट क्या है वो नुकीला सा है और जो एक्टिव साइड है वो चकोर है। अब एक नुकीली चीज़ एक चकोर चीज़ में कैसे फिट आएगी, तो जब सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ की एक्टिव साइड पे आके अटैच होगा तो वो जो सबस्ट्रेट है वो उसके अंदर थोड़ी सी एक्टिव साइड के अंदर मॉडिफिकेशन लाएगा और जब वो मॉडिफिकेशन आएंगी तो वही त्रिकोण शेप जो है वो उस चकोर में क्या हो जाएगी, फिट होगी। मतलब एंजाइम जब उसमें थोड़ी चेंजेस आएंगी तो वो अपने स्ट्रक्चर की जो एक्टिव साइड है उसके स्ट्रक्चर को सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर जैसा कर लेगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर फिट आ जाएगा और कैटालाइसिस का प्रोसेस हो जाएगा। अब इस मॉडल के मुताबिक उसका कहने का मकसद ये है कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, बल्कि वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। जबकि इमल फिशर ने बोला था कि वो क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। जबकि कोशलैंड ने कहा कि नहीं भाई जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर माइन्यूट सी चेंजेस हों, मतलब अगर सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट में थोड़ी बहुत क्या कहते हैं कि उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, सबस्ट्रेट जब आके अटैच होगा तो वो थोड़ा सा उसको क्या कर लेगा, अपनी अंदाज से मॉडिफाई कर लेगा, जिसकी वजह से वो जो है सबस्ट्रेट वो इजीली एक्टिव साइट में फिट आ जाएगा। अच्छा जो है ना, अब एक और बात नेक्स्ट जो है, शायद ये भी येलो बॉक्स है, हाँ जी ये येलो बॉक्स ही है, कि ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्लोट नहीं करते, मतलब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। तो कहते हैं बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि उस तरह से वो फ्लूइड के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच हुए होते हैं, ठीक है। और जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, मैंने कल भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है,
और माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा था, तो इन मेम्ब्रेन्स पे भी क्या होते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो अटैच होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी एंजाइम्स जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के साथ जो हैं वो अटैच होंगे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो ये जो है वो एग्ज़ाम्पल हैं कि उन एंजाइम्स की जो कि डायरेक्टली जो हैं वो साइटोप्लाज्म फ्लूइड में मौजूद नहीं होते, बल्कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज़ के साथ क्या होते हैं, अटैच हुए होते हैं। चलें ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का लेक्चर जो है वो काफ़ी है। इसी के साथ जो है आज का टॉपिक जो है वो क्या हुआ, ख़त्म हुआ। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।